स्लो म्यूजिक और खाली कमरे के साथ में एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें रूडो दिखाई देता है जो बहुत ही परेशानी में होता है। तो वह अपने घायल हाथ को भी धो रहा होता है और उसके साथ अपने ग्लव्स को भी। तभी उसके बेडरूम का सीन दिखाई देता है, जहां पर कोई तो जरूर है जो उसके बेड पर आ चुका है। रूडो अपनी चीजों को साफ करके वापस अपने कमरे में लाता है और जैसे ही वहां पहुंचता है उससे कोई लड़की दिखाई देती है शॉर्ट में ही, और वह रियो होती है। और यह देख करके रूडो एकदम परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रही हो। रियो उसे बताती है मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ऊपर है, तुम्हारे कराहने की आवाज सुन करके यहाँ तुम्हारे कमरे में आ गई। और रूडो के पूछने पर वो बताती है कि मैं यहाँ खिड़कियों से होकर के आई हूँ, तुम्हारा हाथ देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा है, ये किसी जलने का तो निशान नहीं है। जिससे रूडो परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, ये मेरे पेरेंट्स से पूछो। और वह उसे देख करके अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तभी रियो खड़ी होती है और वह वहाँ से जाने लगती है। रूडो से कहती है पेरेंट्स से हमें अच्छी चीजें तो मिलती हैं, साथ ही साथ कभी कभी बुरी चीजें भी मिल जाती हैं। और वह यही कहते हुए कमरे से निकल जाती है और रूडो खुद को रिलैक्स फील करता है। तभी सीन स्विच होता है, एक कमरे को खोलते हुए इग्रेस और इंजन दिखाई देते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा कूड़ा होता है और कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो म्यूजिक के साथ में अपना पागलपन वहाँ दिखा रहा होता है। जिससे इंजन कहता है हमें लगता है कि यार हमारा काम अभी नहीं होगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन स्विच होता है, रिसेप्शन एरिया दिखाई देता है, जहाँ पर बॉस और बाकी सारे मेंबर्स भी वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। बॉस से कहता है चूंकि तुम्हारा फुल फेस नहीं तैयार हो चुका है, तो तुम अभी नो मैंस लैंड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो, तुम्हें अपना दूसरा फेज कंप्लीट कर लेना चाहिए। रूडो हैरान होता है और उनसे फुल फेज के बारे में पूछता है। तभी इंजन उसे बताता है फुल फेस हमें सुरक्षित रखता है और जब भी हम नो मैंस लैंड में जाते हैं तो इसे पहनते हैं। जिसे देख करके रूडो को याद आता है कि जब उससे पहली बार इंजन मिला था तो वह उसे पहना हुआ था। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने वाला और हमारे कपड़े बनाने वाला आर्टिस्ट एक ही है, और उसे अगर हम डेडलाइन दे देते हैं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अजीब सी हरकतें करता है और वो सही से काम नहीं कर पाता। इसीलिए हम उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए पूरी छूट देते हैं, जिसके कारण अभी तुम्हारा फुल फेस नहीं तैयार हो पाया। और एक बारी तो शांका से उसकी लड़ाई भी हो गई थी डेडलाइन को लेकर के, जिससे वहाँ सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब उसे लास्ट फेज के लिए जाना होगा। और वह उसे बताते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारे ऊपर एक मंत्र फूका जाएगा जिससे तुम आगे चल करके सुरक्षित रहोगे। सैमियो एक्सप्लेन करती है अगर तुम बिना किसी सुरक्षा कवच के नो मैंस लैंड में जाते हो, तुम्हारा पैर किसी कचरे पर पड़ गया और वह फट जाता है, तो तुम ट्रेजबीस का शिकार हो जाओगे। और वो मंत्र हमें सुरक्षित रखता है। वो मंत्र बनाने वाला हमारे लिए एक ग्राफिटी पेंटर है, जिसे बॉस ने बहुत ज्यादा छूट दी है, जिसके कारण वो कभी कभी HQ में भी आता है और चीजों को पेंट करता है। क्योंकि वो बहुत समय से यहाँ नहीं आया है, इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर के ये काम करना पड़ेगा। इंजन उससे बताता है कोई बात नहीं, अभी हम कैनवास टाउन जाने वाले हैं, इसे हम लैंड ऑफ ग्राफिटी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर वो हमें मिलेगा। और हमारे साथ जो टीम जाने वाली है वो सामने रही। आगटा से मैं, रियो और शांका जाएंगे और ईगर से जाने वाले हैं डेलमोंग, ट्रेमसी, और साथ ही साथ हमारे साथ 3 सपोर्टर भी जाएंगे, रूबियन, फॉलो और टम्सी। वैसे तो हम 5 सपोर्टर का ग्रुप लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर हम नो मैंस लैंड में जाने वाले हैं तो हमें कमजोर सपोर्टर को कम करना पड़ता है, जिससे वहाँ कम से कम कैजुअलिटी हो और हम सुरक्षित वहाँ से वापस आ जाए। तभी डेलमोंग आगे आता है और रूडो के पास खड़ा हो जाता है और बोलना शुरू करता है रूडो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है। मुझे पता है कि तुम्हारे अपने लोगों ने ही तुम्हारे साथ ये सारे काम किए हैं, तो इस गुनाह की उन्हें कभी भी माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर बहुत जुनून है बच्चे,
तो क्या तुम हमारे साथ ईगर में शामिल होना चाहोगे? तभी उसे टामसी रोकता है और उससे कहता है कि ये पहले से ही आक्टा में शामिल हो चुका है, इंजन ने इसे क्लीनर में शामिल किया है, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान मत हो। कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब किसी जुनूनी लड़के को देखता हूँ और तुम बहुत ही ज्यादा जुनूनी आदमी हो। अगर यहाँ पर डेलमोंग है तो क्यों ना डेलमोंग की एक ताकतवर स्पीच हो जाए। डेलमोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बाकी सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और वहाँ से जाने की भी कोशिश करते हैं। तभी डेलमोंग, तो चलो अब हम चलेंगे कैनवास टाउन। हमारा रास्ता जरूर बहुत बड़ा है, लेकिन हम वहाँ पर सही सलामत पहुँचेंगे क्योंकि हम हैं क्लीनर्स। और वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज होती है, सब लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिसे देख करके रूडो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पर वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई देता है और वहाँ एक गाड़ी दिखाई देती है जो हेडक्वार्टर से बाहर जा रही होती है और उस गाड़ी के अंदर सारे के सारे क्लीनर्स होते हैं। तभी हमें कुछ ग्रेफिटी प्रिंटर्स दिखाई देते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ कुछ पेंट कर रहे होते हैं और वो अपनी मस्ती में अलग ही चूर होते हैं। पास में से इंजन की गाड़ी जाती है जिससे वो लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी ग्रेफिटी में थोड़ा सा समस्या आ जाती है जिससे बहुत ज्यादा बातें उनको बोलते हैं, लेकिन इंजन सॉरी बोल करके आगे निकल जाता है। अब हमें एक दूसरा डोम दिखाई देता है और उस डोम को देख करके बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है रूडो और वो लोग पहुंच जाते हैं कैनवा टाउन और वह स्टाइल के साथ में गाड़ी रुकती है और वहाँ पर सारे के सारे क्लीनर्स बाहर निकलते हैं और रूडो उसे देख करके थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वहाँ पर टामसी दिखाई देता है। टामसी से वो पूछता है क्या यहाँ के सारे लोग इसी तरीके से डोम्स के अंदर रहते हैं, जिससे टामसी बताता है पूरा का पूरा शहर तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ छोटे छोटे शहर हैं जो डोम्स में लगते हैं पेड़ से आने वाले कचरे को खुद से बचाने के लिए। जो बाहर रह जाते हैं वो उन्हीं कचरे के नीचे कुचले जाते हैं या फिर मर जाते हैं और तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है। तभी वो दो आदमी जो गेट के पास में खड़े होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है मैं अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे रोक रहा है कुछ। गेट खुला है उसके बाद में भी, जिससे दूसरा वाला आदमी आगे जाने की कोशिश करता है और वो भी रुक जाता है, लेकिन पास में ही क्लीनर्स की सारी टीम हमें अंदर जाती हुई दिखाई देती है। उसे कुछ नहीं रोक रहा होता है, लेकिन उनके सामने एक बैरियर होता है। यह देख करके रूडो थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन अंदर से इंजन उसे कहता है रूडो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो। ये बैरियर उन लोगों के लिए है जिनके मन में थोड़ी सी भी गलत भावनाएं होती हैं यहाँ की। तो अगर तुम्हारे दिमाग सही है, तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, तो तुम अंदर आ सकते हो। अब रूडो भी अंदर आने की कोशिश करता है और वो आसानी से आ जाता है। हमें चारों तरफ ग्रेफिटी और कला ही दिखाई देती है पूरे शहर में। वहाँ पर पेंट्स के डिब्बे बहुत सारे दिखाई देते हैं। लोग वहाँ की पेंटिंग्स वगैरह के बारे में बात करते हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में बहुत सारी चीजें आपस में डिस्कस करते हैं। तभी रूडो उनकी बातों से परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हम यहाँ पर केवल यही देखने आए हैं। इंजन उससे बताता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ग्रेफिटी करना पसंद है और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इनसे नफरत है। तो कैनवा शहर इसीलिए बनाया गया है जिससे लोग अपने मन का काम कर सके और यहाँ आराम से रह सके, इसीलिए कैनवा बनाया गया। और ये केवल एक पेंटिंग नहीं है, अगर कोई अच्छा गिवर है तो वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू स्पेल भी कास्ट कर सकता है। अब रूडो के कहने पर वो बताता है जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर अगर कोई गिवर है जो इसे सुरक्षित रखना चाहता है तो वो वैसा ही सोच करके यहाँ पर कुछ पेंट करेगा जिससे कोई भी हमला हो लेकिन दीवार को कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जैसे सामने वहाँ बाहर जो दो आदमी थे शहर के अंदर नहीं घुस पा रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ स्पेल कास्ट किया गया था। बुरे इरादों वाले लोगों को वो भांप लेता है और अंदर नहीं आने देता। ये ठीक इसी तरीके से काम करता है और उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट और शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कमाल की होती हैं, जिससे रूडो भी एग्री होता है। वो लोग आपस में यही सारी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ दिखाई देता है जो अचानक से इंजन के साथ में टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और जैसे ही ऊपर उठता है तो उसके चेहरे में बहुत ज्यादा
आंसू होता है वो दुख में होता है, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद में रियो के इंजन से कहती है कि तुमने उस बच्चे को रुला दिया, जिससे इंजन परेशान हो जाता है और कहता है बहुत ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शांत रहो। क्या तुम सबको यहाँ पर बता करके मेरी इज्जत खराब करनी चाहोगी? और वहीं हमको एक आदमी दिखाई देता है और वो कहता है क्लीनर्स तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। उसे देख करके सब इंजन उसे मेयर के नाम से बुलाता है। मेयर सर, मैं तो आपके घर ही आ रहा था, मुझे लगा कि आप हमेशा की तरह वहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ मिल गए। तुम लोग समय से बहुत पहले आ गए हो। मुझे यहाँ आने के लिए माफी मांगना चाहिए, लेकिन मैं गोप से मिलने आया हूँ, उससे मुझे कुछ मंत्र लेने हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि गोप अब नहीं रहा, आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। यह सब सुन करके सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और हमें रूडो कैफेटेरिया में दिखाई देता है और वो कुछ खाते हुए गोप के बारे में ही सोच रहा होता है। अब हमें गोप की लाश दिखाई देती है, जहाँ पर सारे आए हुए क्लीनर्स और मेयर वहाँ पर खड़े होते हैं। एंजन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मेयर उसे बताता है ये पेंटिंग में इतना ज्यादा दीवाना हो गया था, इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये कभी कभी नो मैंस लैंड में भी जाया करता था और बहुत ज्यादा रोकने के बाद में भी ये वहाँ जाया करता था, इसीलिए ये बॉडी पोल्यूशन के कारण मारा गया। यह बात सुनकर के सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। एंजन उसके पास में जाकर के बैठता है। रूडो उसके बारे में सोचता है और उसके साथ बिताए कुछ पल की यादों को मेमोराइज करता है, जहां एंजन ने उससे बताया था। रूडो उसे ध्यान से देखना, वो गोब है और जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता वो पागलपन की तरीके से उसी में लगा रहता है। और रूडो कचरों के बारे में भी सोचता है, तभी हमें उसका हाथ दिखाया जाता है और मेयर वगैरह भी दिखाई देते हैं और रूडो खुद को बहुत ही ज्यादा मलिन फील करता है और खुद को ही ब्लेम करता है, लेकिन टॉम से उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्राउंड पर इस तरीके की मौत आम सी बात है। और वो लोग आगे चर्चा करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि ये मर गया और ये बुरी खबर मुझे आप लोगों को आने पर बतानी पड़ रही है और मुझे लगता है कि वह ये सारी चीजें पहले से ही जानता था, इसीलिए उसने अपने पैतृक वाइटल इंस्ट्रूमेंट के लिए उत्तराधिकारी भी चुन लिया था और उसका उत्तराधिकारी टॉमसिन है। वो छोटा लड़का होता है जो अभी रूडो के साथ में टकराया होता है। तभी मेयर आगे कंटिन्यू करता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने उत्तराधिकारी को कैसे चुनते हैं, उनकी आर्ट को देख करके या फिर उनके मन में छुपी अच्छाइयों के बारे में सोच करके। जब भी किसी नए यूजर को ये मिलता है तो वह इसकी पावर को जगाता है, जगाने के साथ ही वह उसके साथ विशेष तरीके के स्पेल भी कास्ट कर सकता है। विरासत में ये पेन मिलना बहुत ही खुशी की बात होती है, लेकिन अभी ये बच्चा है और जिसे भी ये पेन मिलती है वो कैनवस टाउन का एक तरीके से स्पोक पर्सन होता है, उसका लीडर होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय से रहते थे, इनमें भाइयों के जैसा प्रेम था। वहाँ पर खड़े रेडर्स के बीच में उस स्थिति के लिए बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है, जहाँ फोलो भी सामने आता है और अपने विचार को रखता है किस तरीके से वाइटल इंस्ट्रूमेंट और दीवर का रिलेशन होता है और वो किस तरीके से उनको बहुत अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। और इन्हीं बातों के बीच में मेयर आगे कंटिन्यू करता है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटा बच्चा इन चीजों को इतनी आसानी से संभाल पाएगा और मुझे माफ करना, तुम्हें अपने मंत्र के लिए कुछ समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। एंजन भी बहुत हड़बड़ी नहीं करता और वो उस पर फोर्स नहीं डालता और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ में मेयर रोता हुआ दिखाई देता है और अपनी बात को कहता है, गोब हमेशा एक खुशमिजाज और अच्छा पेंटर था और वो अपनी कला को लेकर के बहुत ही ज्यादा पैशनेट था। मुझे कला के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ उन चीजों की सुरक्षा के लिए सामने आया और इसी कारण से मैं यहाँ का मेयर भी बना और मुझे उसके जाने से बहुत दुख है। एंजन सामने आता है और कहता है, गोब हमेशा बहुत ही अच्छा लड़का था, वो हमेशा बहुत ही खुशमिजाज हुआ करता था। कभी कभी वो HQ भी आता था, उसे जो भी अच्छा लगता था वह वहाँ पर पेंट कर देता था और जाते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती थी, लेकिन अब हम उस स्माइल को कभी नहीं देख पाएंगे। मुझे इसी बात का केवल दुख है। और वो लोग वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी एंजन बैठता है और रैमलिन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग फिर से आएंगे और तुमसे
जरूर मिलेंगे। लेकिन रैमलिन कोई जवाब नहीं देता है और अचानक से वो खड़ा होता है और चिल्लाना शुरू करता है, बस करो, बहुत सारी चीजें हो गई, अब और ज्यादा रोना धोना नहीं। यह देख करके सब हैरान हो जाते हैं और वह आगे आता है, मेयर के पास में खड़ा होता है और वहाँ कहता है अब पार्टी मनाने का समय है, तो कोई भी रोने वाली बातें नहीं करेगा। उसके हाथ से पेन लेता है और वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। यह सारी चीजें सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है और सब उसके पीछे आते हैं। तो वो उस बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ होता है। उसे देख करके सब के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने पॉकेट से बहुत सारे स्प्रे पेंट के डिब्बे निकाल करके रखता है। सबके देखते देखते वो उस पेन को ओपन करता है और जैसे ही उस पर अपना एनिमा डालता है तो वो बहुत ही तेजी के साथ में वाइटल इंस्ट्रूमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वह नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। और एक बड़ा सा पेंट ब्रश बनता है जिसकी मदद से वह एक स्पेल जमीन पर कास्ट करता है और जैसे ही वह स्पेल कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर रखे गए स्प्रे पेंट के डिब्बे खुलने लगते हैं और वो आसमान में जाने लगते हैं और वहाँ पर आतिशबाजियां शुरू हो जाती है। वह सब देख करके सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि किसी के मरने के बाद ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और यहाँ पर रैमलिन बहुत ही खुश दिखाई देता है और रूडो भी उसकी इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और वह जीवा के बारे में सोचता है। और तभी लोगों के अंदर एक नई एनर्जी आती है और वो उसी के साथ अपने पेंट बॉक्स और पेंट वगैरह उठा करके चारों तरफ पेंट करना शुरू करते हैं और यहाँ पर आतिशबाजी चारों तरफ फैली हुई होती है, जिससे मेयर रोता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना, तुम्हें और भी ज्यादा समय लगने वाला है, मुझे पता है, और मुझे इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैनवस टाउन है और यहाँ पर सब लोग आजाद हैं और खुश दिल वाले लोग रहते हैं। वहाँ अच्छे म्यूजिक के साथ में वह एपिसोड खत्म होता है।